बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाब दो और मैं हूं आपका मेज़बान गुफरान चुगताई। नैब का तरमीमी ऑर्डिनेंस जो बिल है वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पास करवा लिया गया, लेकिन जब उसे दस्तखत के लिए सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब के पास भेजा गया तो उन्होंने बगैर दस्तखत किए उस बिल को वापस भिजवा दिया है। और उनका ये कहना है कि पार्लियामेंट से जो मंजूर शुदा कौमी एहतसाब का बिल है वो एक रिजत पसंदाना नोयत का बिल है और इससे कानून के लंबे हाथों को मफलूज करने की मजमूम कोशिश की गई है। साथ ही साथ सदर मुमलिकत ने यह भी कहा कि जिन अनासर के बारे में पाकिस्तानी अवाम की ये राय है कि उन्होंने बेतहाशा मुल्क की दौलत को लूटा है, उनको शिकंजे में लाने के लिए जो कानून मौजूद था उसे मफलूज कर दिया गया है। और साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि ये एक पैगाम भी है कि ऐसे तमाम अनासर जो मुल्क की दौलत को लूटते हैं अब वो बिला खौफो खतर अपनी लूट मार को जारी रख सकेंगे। एक तरफ तो सदर मुमलिकत का ये बयानिया है और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सड़कों पर मौजूद है, लेकिन इस वक्त जो इत्तेहादी हुकूमत मौजूद है जिसे लीड कर रहे हैं जनाब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, वो ये कहते हैं कि ये जो एहतसाब का अमल था और ये जो इदारा था ये तमाम का तमाम विक्टिमाइजेशन के उसूल पर मबनी था और इसके ज़रिए से हुकूमत वक्त मुख्तलिफ सियासतदानों को और मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले उन लोगों को जिनका हुकूमत के ऊपर किस तरह से प्रेशर हो सकता था उनको काबू करने के लिए इस कानून को इस्तेमाल किया गया। लिहाजा अब इसको ख़त्म करना वक्त की अहम ज़रूरत है ताकि जो सियासी क़ुव्वतें हैं वो पूरी ताकत के साथ और पूरी दयानदारी के साथ और पूरे अज़्म के साथ आगे बढ़ सकें और उनके रास्ते में कोई रुकावट ना हो, उन्हें पोलिटिकली विक्टिमाइज ना किया जा सके। नून लीग के और इत्तेहादी जमातों के इस बयानिए में कितनी सदाकत मौजूद है और सदर मुमलिकत का जो बयान है बतौर एक रियासत के सरबराह के उसकी क्या हैसियत है, इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ प्रोग्राम में टेलीफोन लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब डॉक्टर सईद इलाही साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब क्या वजह है कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड नहीं लिया? अभी तक जो इस मुसवदे की बात की जाए तो मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से ये बात भी सामने आ रही है कि इसमें कुछ तरामीम वो भी हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी चाहती थी। क्या स्टांस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस बयानी के खिलाफ मुस्लिम लीग नून का और इत्तेहादी जमातों का? सबसे पहले तो जो आपने फरमाया है कि सदर पाकिस्तान जो हैं वो वफाक के नुमाइंदे हैं और हेड ऑफ स्टेट हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 1-2 माह से सदर पाकिस्तान वो अपने आप को सदर नहीं समझ रहे बल्कि वो एक काउंसलर के लेवल पे आ गए हैं और एक पार्टी के काउंसलर या वर्कर के तौर पे काम कर रहे हैं जो किसी तरह भी उन्हें जेब नहीं देता। जब इंसान को अल्लाह ताला हुदा देता है तो वो मुल्क के लिए हुदा है, मुल्क के आइन के लिए है, मुल्क की असम्बली और पार्लियामेंट और सारा जो मुश्तरका बिल पास हो जाए इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के तमाम अवाम की नुमाइंदगी शामिल है और पार्लियामेंट से पास होने के बाद सदर साहब को उस पर दस्तखत करना होते हैं। लेकिन सदर साहब का मतलब यह है कि वो सिर्फ जिद की, अना की, हट धर्मी की सियासत कर रहे हैं और वो अपने लीडर की जो मुख्तलिफ बयानात हैं या उनका मौक़िफ़ है उसी को वो फॉलो कर रहे हैं। हालांकि जब सदर बन जाए तो वो सबका सदर होता है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त वो आइन और कानून की राह में रुकावट बन रहे हैं और कस्टोडियन बनने के बजाय वो मुल्क की वहदत को और यगानगत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये बिल बलूचिस्तान, सिंध, केपी और पंजाब के तमाम जो मेंबरान हैं और सेनेटर साहबान उन्होंने पास किया है और उसके ऊपर जो उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं वो प्रेसिडेंट का काम रिमार्क्स देना नहीं है, उसने उसको अप्रूव करना है या डिसअप्रूव करना है। और दूसरी बात यह है कि जब ये मुश्तरका इजलास में बिल पास हो गया तो वो कानून और आइन का हिस्सा बन गया है। सदर साहब ना उससे मौखर कर सकते हैं, ना रोक सकते हैं, ना मुस्तरद कर सकते हैं। तो उन्होंने सिर्फ हट धर्मी का मुजाहरा किया है और मेरा ये ख्याल है कि सदर साहब जो हैं जैसे उन्होंने 2 माह में जिस अमल का मुजाहरा किया है, जिस किरदार का मुजाहरा किया है, वो सदर पाकिस्तान के शान शान नहीं है। डॉक्टर साहब, लेकिन बतौर एक जमहूरी पार्टी के और पार्लिमानी रवायात को मद्देनजर रखा जाए तो फिर आप अपोजिशन की जमातों को ऑन बोर्ड जरूर करते हैं किसी भी बिल को पेश करने से पहले। क्या आप लोगों ने राब्ता नहीं किया पीटीआई की सरबराह से या उनके बाकी पार्लिमानी जो लोग हैं जो इन सारे मामलात को देखते हैं
कि इस बिल पर बैठ के बात की जाए और उसके बाद एक मुश्तरका मुसवदा रखा जाए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी चाहती थी कि नैब की जो ऑर्डिनेंस है उसमें कुछ तरामीम की जाए ताकि इसे ज्यादा मौसर बना के सामने पेश किया जाए। देखिए, इमरान खान साहब का जो रवैया है रोज अव्वल से यही है कि वो अपने तमाम सियासी मुखालफीन को चोर, डाकू और लुटेरे समझते हैं और कहते हैं और उसके मुताबिक ही रिएक्ट करते हैं। असम्बली में चंद बार वो खुद तशरीफ लाए हैं और अब उनके मेंबरान मुस्ताफी होकर जा चुके हैं, लेकिन जब उन्हें इस्तीफे के लिए बुलाया जाता है तो वो आते नहीं हैं और तनख्वाहें, मराआत, तमाम चीजें वो वसूल कर रहे हैं। कई बुजुर्ग अभी तक घरों में बैठे हुए हैं। तो ये एक अजीब दो रुखी है कि एक तरफ तो वो कह रहे हैं जी कि हम इसको नहीं मानते, ना पार्लियामेंट को ना हुकूमत को, और दूसरी तरफ अपनी तनख्वाहें भी वसूल कर रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि इस्तीफे के लिए फर्दन जो पेश होना है स्पीकर के सामने, उससे भी वो गुरेजा हैं। तो इस वक्त मतलब ये है कि वो सिर्फ जो मुल्क के मुख्तलिफ चीजें हैं उसमें रुकावट डाल रहे हैं, बजट में रुकावट डाल रहे हैं, बिल साजी, कानून साजी में रुकावट डाल रहे हैं और अपना एहतजाज जमहूरी तरीके से रिकॉर्ड कराने के बजाय गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से कर रहे हैं। और सिर्फ देखें, जो अपोजिशन है उसका काम है इख्तलाफ करना और उसके लिए तमाम जमहूरी रवैये अख्तियार करना, जिसके लिए आप देख रहे हैं कि जो हुकूमत में मौजूद कई जमातें हैं वो उन्हें कई बार दावत भी देती हैं, बात भी करती हैं, मुज़ाकरात भी करती हैं। इवन प्राइम मिनिस्टर ने 2 बार उन्हें मुज़ाकरात की दावत दी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। तो ये क्योंकि जमहूरी रवैया और जमहूरी इनकी रवायत नहीं है, न तजर्बा है, तो इसलिए वो एक ही लाइन पे चल रहे हैं। जब से आए हैं चोर, डाकू, इंतकामी कार्रवाई, मुकदमे, नैब, और उसके अलावा उससे बाहर निकल नहीं पाए और अब तक उसी स्टेट ऑफ माइंड में है जो उनके लिए बहुत नुकसानदेह है, जिसकी वजह से उनकी पार्टी के अंदर भी शदीद इख्तलाफात मौजूद हैं। और आप देखें कि उनकी जो कॉल है, कल की कॉल भी, उसमें लोगों का जो रिस्पॉन्स था वो कोई अच्छा नहीं था। मेरा ख्याल था कि बहुत ज्यादा लोग निकल आएंगे, लेकिन बहुत कम लोग निकले और उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक नुक्ते की वजाहत आपसे मैं चाहूंगा कि मौजूदा जितना भी सेटअप इत्तेहादियों का, इनका एक बयानिया था कि मुल्क में लॉलेसनेस बहुत ज्यादा है, बदइंतजामी बहुत ज्यादा है, महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान है। तो आप लोग जब हुकूमत में आए, यकीनन एक पार्लियामानी तरीके से नो कॉन्फिडेंस मूव की गई और वज़ीर आज़म चले गए, अगरचे वो उसको एक साजिश का नाम देते, रिजीम चेंज का नाम देते हैं, लेकिन आपने सारे वो पार्लियामानी तकाजे तो पूरे किए हैं। जब तक उनका बयानिया कहीं किसी इंसाफ की अदालत में या किसी जगह पर बाकायदा से इन्वेस्टिगेशन होकर सामने ना आ जाए, तब तक तो आपकी बात मानी जाएगी। तो आप लोगों ने जिस मौक़िफ़ के ऊपर हुकूमत संभाली थी, कुछ थोड़ा सा डी ट्रैक नहीं लगता आपको? क्योंकि महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और सारे मामलात वैसे ही हैं। आपने नैब के कानून को छेड़ना शुरू कर दिया, बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान ज़्यादा होगा, जिससे मुखालफिन को यह कहने का मौका मिल रहा है कि आप तो NRO लेने आए थे, आप तो अपने मुकदमा ख़त्म कराने आए थे। उनके इस बयानी को तक़वियत मिल रही है आवाम में, क्योंकि आवाम देख रहे हैं महंगाई का तूफान वैसे का वैसे ही है, लेकिन बाकी चीज़ों की तरफ तवज्जो शायद हुकूमत वक्त की और इत्तेहादियों की ज़्यादा है। डॉक्टर साहब देखिए, सबसे पहले तो जो अपोजिशन हुकूमत में आई है, ये मेरे ख्याल में बहुत अरसे के बाद एक जमहूरी तरीके से तब्दीली आई है, जिसे वो साजिश करार दे रहे हैं, जिसे मुक्तदर हल्के और इवन ISPR और दीगर वो तमाम इदारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो उसकी तरदीद कर चुके हैं। एक तो बात ये हुई। दूसरी बात ये है कि जब ये इत्तेहाद बना था PDM और पीपल्स पार्टी, तो उसमें डे 1 से ये नैब का जो कानून था, इसकी इस्लाह उसके मंशूर में, एजेंडे में शामिल थी। क्योंकि नैब का कानून जो है वो एक ब्लैक लॉ है, जिसमें दुनिया के तमाम कवानीन और आइन की नफी करते हुए किसी आदमी को पकड़ा जाता है, 90 दिन रिमांड दिया जाता है और प्ली बार्गेनिंग करके, यानी अगर आपने 100 रुपया कमाया तो 10 रुपये आप दे के 90 रुपये अपने लीगल करा लें। तो ये जो इदारा है ये किसी तरह से भी करप्शन को कंट्रोल करने में नाकाम रहा है और अपने मुखालफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होता रहा है। ये जिसके बानी थे मुशर्रफ साहब, उन्होंने इसको काफ लीग बनाने से लेकर आज तक जितने इकदाम हुए हैं वो उसको मिस यूज किया गया है। उसकी पावर से या उसके आइन से या उसकी ताकत से कोई किसी किस्म की करप्शन पे ना कंट्रोल किया गया और ना ही उसमें कोई बहुत बड़ी बरामदगी हुई, ना किसी को वहां से सजा हो सकी
बल्कि लोगों को सुप्रीम कोर्ट के जरिए निकाला गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एजेंडे का हिस्सा था कि जो वोटिंग आईनी इस्लाहात हैं, इंतखाबी इस्लाहात हैं, ये तमाम अपोजिशन पार्टीज के एजेंडे पे शामिल था। ये कोई नई चीज नहीं है, तय हुआ था, उस पे अमल दरामद हो रहा है। और दूसरी बात ये आप कह रहे हैं कि लोगों के बारे में आपने कहा महंगाई वाकई बहुत हुई है, जिसके ऊपर सब लोग परेशान हैं, और हुकूमत को भी चाहिए कि वो इन तमाम मुश्किलात और मसाद हालात के बावजूद वो जो उनको दरपेश है वो फौरी तौर पर ऐसे इकदाम करें जिससे लोगों को राहत मिल सके। डॉक्टर साहब हुकूमत तो अब आप ही है ना सर, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, इत्तेहादियों की हुकूमत है। आप शायद स्टांस में है, आप अपोजिशन के तौर पे बयान थोड़ी दे रहे कि हुकूमत को चाहिए। यही गुजारिश कर रहा हूं। मेरा सवाल ये, डॉक्टर साहब सवाल की इजाजत दीजिएगा। सवाल में बता दिया ना, इत्तेहादी हुकूमत है। जी जी जी। तो इत्तेहादी हुकूमत में जहाँ पे देखें 12, 14, 15 वजीर मुख्तलिफ पार्टीज के हों, उनका अपना तरीकाकार भी होता है, मंशूर भी होता है। तो चंद चीजों पे इत्तेफाक होता है, फिर एक जनरल ढांचा बनता है। और जब हुकूमत में आए हैं तो इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है आपको मालूम है, और इसके बारे में तमाम दुनिया के इदारे भी बता रहे हैं कि क्या सूरत हाल थी। तो मेरा ख्याल में कि अभी हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि जो पहले FATF की शराइत थी वो पूरी की गई हैं। अब जो हमारी IMF की शराइत हैं जिनमें सब्सिडी वगैरह है और बड़ी बड़ी चीजें हैं, तो उसके मुताबिक महंगाई हो रही है, जिससे बिल आखिर चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। क्योंकि मुश्किल वक्त से निकलने के लिए इन इकदामात पे अमल करना इसलिए जरूरी था कि और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं थी, और किसी मुल्क से भी मदद मिलने की कोई तवक्को नहीं थी, और जिस माली हालत में मुल्क को छोड़ा गया था उसको निकालने के लिए ये तमाम इकदामात करने लाजमी थे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और बताइएगा कि चलें मान लेते हैं एजेंडे का हिस्सा था और उसी के मुताबिक सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन जब आप इंजमामी हुकूमत को संभालते हैं और इख्तिदार में आते हैं तो कुछ तरजीहात का फर्क तो होता है ना सर, कि पहले इस चीज को देखेंगे फिर ये होगा और फिर ये होगा। क्या कंप्रोमाइज नहीं हुआ महंगाई का मामला और बाकी चीजों का? क्या अच्छा ना होता कि अगला इलेक्शन होता, आप एक अक्सरियत के साथ आप लोग आ जाते, हुकूमत बनाते और फिर इन मामलात को छेड़ लिया जाता? क्योंकि लोग जो है वो बार बार एक ही बात कर रहे हैं, जो हमारा लोगों से मिलना होता है। और पेट्रोल की कीमतें आप देख लें, अशिया खुरनोश की कीमतें देख लें, वो बार बार कहते हैं कि ये इत्तेहादी आए थे महंगाई को खत्म करने के लिए। शायद तरजीहात का कुछ फर्क समझते हैं या आप समझते हैं जो चल रहा है ठीक चल रहा है और ऐसे ही चलेगा? देखिए, आपने मेरा ख्याल में खुद ही सवाल का जवाब दे दिया कि अगर ये इंतजार करते और इलेक्शन लड़ते और इलेक्शन करवाते तो एक तरफ संगीन हालात हैं, मईशत का हाल खराब है, उन हालात में इलेक्शन मुमकिन नहीं था। और दूसरी बात यह है कि जितनी कंट्रोवर्सी और पोलराइजेशन हुई है, आप देखें कि कराची में जो इंतखाबात हुए उसमें क्या हुआ। तो मेरा ये ख्याल है कि ये मुनासिब मौका नहीं था इलेक्शन करवाने का। उसके लिए हालात का बेहतर होना, पोलराइजेशन कम होना, और जो जुनून इमरान खान साहब को सवार था, जो वो समझ रहे थे कि वो जब बाहर निकलेंगे तो लाखों लोग उनके साथ होंगे और वो इनकलाब बर्पा कर देंगे, तो वो इनकलाब आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रहा है और उनकी जो अपील और बयानियां है उसको पजीराई नहीं मिल रही। इसलिए मैं समझता हूँ कि इलेक्शन करवाने का ये मौका नहीं था, ना सियासी तौर पे ना माशी तौर पे। अगर इस हुकूमत को अब जो है अलायंसेस की, उसको मौका दिया जाए ताकि वो एक जमहूरी तरीके से आए हैं, इकोनॉमी को बेहतर करें और जो इकदामात जरूरी हैं वो करें, और उसके बाद इलेक्शन करवाएं, जिसकी मेजॉरिटी आएगी उसे हुकूमत मिल जाएगी। तो डॉक्टर साहब, फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका दौरानिया बनता है 1 साल से कुछ महीने ज्यादा का, इसमें आपकी तरजीहात ऐसे ही रहेंगी? मुख्तलिफ नैब के जो बिल हैं उनके हवाले से बातचीत होगी, मुकदमात के खारिज होने के हवाले से बात होगी, फिर महंगाई के ऊपर भी बात होगी। हमने देखा कि पिछले 3.5-4 साल में मुस्लिम लीग नून हो या बाकी जमातों के कायदीन हो, उन्हें बेशक कुछ मुश्किलात का सामना जरूर रहा नैब की वजह से, लेकिन अदालतों से उनको रिलीफ मिला, ऑल्टरनेट सुप्रीम कोर्ट से जाकर रिलीफ मिला। तो ऐसे ही चलेगा अगला 1-1.5 साल और ये तमाम चीजें जो स्मूथ होंगी, उसके बाद अब इलेक्शन की तरफ जाएंगे? देखिए, 3.5 साल तकरीबन हुकूमत की है इमरान खान साहब ने। अगर वो तमाम तर जज्बे, उससे नफरत के बावजूद भी नैब से किसी बड़े लीडर को सजा नहीं करवा सके, और अब तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्तलिफ फैसले आए हैं उसमें लिखा गया है कि नैब को इंतकामी कार्रवाई के तौर पे यूज किया जाता है और पिक एंड चूज होता है। जो मुखालफीन हैं सिर्फ उन्हें ही दीवार से लगाया जाता है। तमाम बड़े लीडर जो हैं उनके खिलाफ
ना तो कोई इल्जाम साबित हुआ, ना उन्हें सजाएं हुई, और वो तमाम जमानतों पर आ गए और बिलाखिर रिहा हो जाएंगे। और दूसरी बात, जो नैब है उसके पर कुतरना इसलिए जरूरी है कि जब आप उसको सिर्फ सियासी तौर पे यूज करेंगे, इंतकामी तौर पे यूज करेंगे, तो ऐसे इदारे की कोई जरूरत नहीं है। सही। अगर तो कोई सही इदारा हो जिसमें मेरिट पर, इंसाफ की बुनियाद पर, आप देखें कि जो एहतसाब अदालत के जज थे अरशद मलिक साहब, उनका बयान क्या हुआ, और फिर मुख्तलिफ इवन हाई कोर्ट के जजेस जो थे उन्होंने उसके बारे में क्या कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो ये तमाम 3 सतही जो अदलिया है उन्होंने नैब पर अदम एतमाद का इजहार किया है, उनकी तफ्तीश को नाकिस करार दिया है, और ये कहा गया है कि लोगों को सिर्फ इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ सबूत और शवाहिद इकट्ठे करने में ये नाकाम रहे हैं, और कोई प्रोसिक्यूशन इनकी प्रॉपरली नहीं हुई। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ये समझ पाया हूं कि चूंकि नैब एक नाकाम अदालत था, इसने विक्टिमाइजेशन की है, लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया, इसलिए आपकी तरजीहात में यह था कि पहले इसे ख़त्म किया जाए ताकि आगे के हालात स्मूथ हो सके। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर सईद इलाही साहब, आपने वक्त दिया। यकीनन इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है, नैब के कानून में जो तरमीम की बात है, अब सदर मुमलिकत ने जो बयान दिया है कि ये एक अज़्व मुअत्तल बनकर रह जाएगा, और अपोजिशन की जो जमात है, वाहिद जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो ये कह रही है कि अब खुली छुट्टी मिल जाएगी कि जिसने जो चोरी का पैसा बनाया है और वो मजीद भी अगर बनाएगा तो उसको पकड़ने वाला या पूछगछ करने वाला नहीं होगा। उनके इस बयानी में कितनी सदाकत है और इससे वो किस हद तक आवाम में भी पॉपुलैरिटी हासिल करेंगे और इसके ऊपर उनका क्या स्टांस मजीद होगा। एहतजाज की बात भी की जा रही है, आज यौम सियाह मनाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। आगे की क्या स्ट्रेटजी होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बयानी को लेकर आवाम में किस तरह जा रही है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा। पुराने जवाबों में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे थे कि नैब के कानून में तरमीम के हवाले से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यौम सियाह मनाने का ऐलान किया था और चेयरमैन इमरान खान ने यह कहा कि बड़े चोरों ने नैब कानून को बदल कर कौम के लूटे गए 1200 अरब रुपए हजम करने की शर्मनाक कोशिश की है। और उन्होंने ये कहा कि मैंने जो बड़े चोर थे उनको लूट मार की जो खुली आज़ादी दी गई है, मैंने 24 साल इसके लिए जिदोजहद की और आज 26 साल बड़े जो चोर थे उनको कानून के ताबे करने और इंसाफ को मजबूत करने की जो हमारी कोशिश थी उनको एक दफ़ा फिर से धचका लगा। और साथ साथ वो ये कहते हैं कि हम इस बयानियों को लेकर अब आवाम में जाएंगे। उन्होंने फवाद चौधरी और दीगर रहनुमाओं को ये भी कहा कि इस मामले को आवाम में लेके जाया जाए और आवाम को ये बताया जाए कि मौजूदा हुकूमत का असल मकसद क्या था, वो किस मंसूबे के तहत हुकूमत में आई थी। महंगाई का रोना रोया गया और उसके वजह से एक रिजीम चेंज की सूरत हाल पेश आई और उसके बाद से जब वो लोग हुकूमत में आते हैं तो महंगाई तो कई गुना उससे ज़्यादा बढ़ी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। गुज़श्ता रोज़ भी सारा मामला हुआ। ये नैब की इस तरमीम के बाद सदर मुमलिकत ने जब इस पर दस्तखत नहीं किए और उन्होंने भी लगभग वही बयानिया दिया है कि जो इमरान खान साहब ने आज अहम इजलास में खिताब करते हुए किया। इस पर मजीद क्या स्ट्रैटेजी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, उस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में टेलीफोन लाइन पर मौजूद है PTI की सीनियर रहनुमा जनाब मोहतरमा तंजीला इमरान साहिबा। बहुत शुक्रिया तंजीला, आपने वक्त दिया। मैडम ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये कह रही थी कि मौजूदा हुकूमत जो है वो उनका जो गठजोड़ है वो असल में NRO 2 लेने की कोशिश है और साथ साथ अब जो एहतसाब कौमी एहतसाब का जो तरमीमी बिल था सदर मुमलिकत जिसका ताल्लुक PTI से है, अगरचे जो आईनी ओहदा वो किसी पार्टी का मरहून मिनर नहीं होता, उन्होंने भी दस्तखत करने से इनकार कर दिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने भी आज बबांगे दोहल ये कहा है कि जनाब के 1200 अरब रुपये हजम करने की कोशिश की गई है और उनकी जो 22 से 26 साल की जिदोजहद थी वो उन्होंने इसीलिए की थी कि इस निज़ाम में करप्शन को ख़त्म किया जाए और इंसाफ का बोलबाला हो। आप क्या समझती हैं कि इस बिल के मंजूर होने के बाद आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी? आप लोगों को मोबिलाइज कर पाएंगे? अभी आपने जिस तरह से पहले जलसे जुलूस किए हैं, लोगों की बहुत बड़ी तादाद आपके साथ मौजूद थी, आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी? मौजूदा हुकूमत तो अपने मनसूबा जात में और अपनी तरजीहात में बिल्कुल वाजे है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और मौक़िफ़ देने का मौका दिया। एक छोटी सी बात से हम शुरू करते हैं कि आखिर एहतसाब की बात क्यों की जाती है। बार बार इमरान खान साहब जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो और उनके कारकुनान जो हैं वो हमेशा एक ही बात बार बार रिपीट क्यों करते हैं कि एहतसाब एहतसाब एहतसाब, चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब चीज़ों की जरूरत क्यों पेश आती है। आप 2-3 साल की जो हमारी गवर्नमेंट थी, 3.5 साल 4 साल जितना भी टेन्योर था, आपने अंदाजा लगाया होगा कि इस दौरान इमरान खान साहब ने गरीबों को जो रिलीफ दिया वो सबके सामने है, ऑन बोर्ड है।
उन्होंने किस तरह लंगर खाने खोले, वो भी सबके सामने है। किस तरीके से जो मुसाफिर खाने थे, जो लोगों को बुलाया गया कि ताकि वो यहाँ पर जो दूसरे शहरों से आते हैं वो यहाँ पे रहें, शेल्टर उनको दिए गए, राशन कार्ड दिया गया, किसान कार्ड दिया गया, सेहत इंसाफ कार्ड दिया गया, इंसाफ का स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया, जो कि मैं उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम पे मैं बड़ी सख्त परेशान हो गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि जो एवरी ग्रेजुएट जो होगा पाकिस्तानी शहरी, जो बच्चा भी ग्रेजुएशन करेगा और पहली इंटर्नशिप शुरू करेगा, उसको 30,000 रुपया महीना दिया जाएगा। मेरे लिए इतनी बड़ी शॉकिंग थी कि इतने बजट, इतना पैसा इमरान खान साहब ने इतना बड़ा ऐलान कर दिया। बात ये है सारी मेरे भाई कि आखिर ये पैसे इमरान खान को बच रहे थे गवर्नमेंट में, ये टैक्सेस और ये रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा था तो वो ये पैसे कहीं बांट रहे थे ना, मेरे में, आपने, गरीबों में। लेकिन कौन लोग थे जिनको 3-3.5 साल में इतनी थोड़ पड़ गई कि उनको समझ नहीं आई कि अब क्या किया जाए, इनको किस तरह उतारा जाए कि हमारे वो इवन फील्ड अपार्टमेंट, हमारे लंदन फ्लैट, हमारे सरे महल, हमारी ये सारी चीजें, हमारी जो पाकिस्तान से पैसा बाहर भेजना, बाहर से डॉलरों में वापस मंगवाना और डॉलर के अप एंड डाउन होने से एक रात में लखपति से अरबपति बन जाना, ये किन लोगों के मफादात थे जो कि सबके सब मुतासिर हो रहे थे। तो ये सारे मुतासिरीन इमरान जो थे, इन्होंने आखिरकार ये NRO2 गेम रचाई और इन्होंने किस तरीके से इंपोर्टेड गवर्नमेंट लेके आए इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, और किस तरह से इन्होंने अवामी एक जो मुकम्मल मैंडेट था उसको सबोताज किया और इमरान खान की हुकूमत गिराई। इसलिए इन लोगों को आज ये चीज बुरी लगती है कि हम इनको ये बात करते हैं कि NRO2 हम नहीं देना चाहते थे। NRO1 भी जो जिस तरह से हुआ, उसके बाद किस तरह अवाम जलील हुई और किस तरह लोगों का बुरा हशर हुआ, लोगों का पॉकेट साइज कितना गिर गया। और अब आप देख लें, लोगों की गाड़ियों में भी तेल नहीं है, लोगों के चूल्हों में भी तेल नहीं है, हांडियों में तेल नहीं है, सेहत इंसाफ कार्ड रुल गया, इंसाफ स्कॉलरशिप प्रोग्राम रुल गया, मजदूर रुल गया, किसान रुल गया, हेल्थ प्रोग्राम जो इतना जबरदस्त था उसका बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया। मतलब अब आप मुझे बताएं, ये क्या ये सारी बातें करना इमरान खान की गलती है? अगर वो एहतसाब की बात करता है, NRO ना देने की बात करता है, तो उसके पीछे ये सारी वजूहात हैं। अभी परसों का आपके सामने खुर्रम दस्तगीर साहब का बयान है, मेरे को मतलब एक दफा दिमाग शौक में आ गया कि वो साहब क्या फरमा रहे हैं कि हमें ये सारे तहफुजात क्यों थे कि हम बहुत जल्द हम सब तलाकों के पीछे होते, हम नाअहल करार दे दी जाते सबके सब, तो ये हुकूमत गिरानी जरूरी थी। मेरे पास अभी बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, मरियम औरंगजेब साहबा की तस्वीर नजरों से गुजरी है। और भाई हम तो लोकल मार्केट में साथ वाले करियाने की दुकान पे आटा, घी, चीनी हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। आप दुबई जाके वहां शॉपिंग कैसे अफोर्ड कर लेती हैं? आपके असासों के बारे में अगर पूछा जाए कि आपके पास इतने पैसे कहां से आए, मैं आपको लिख के देती हूँ। जिस तरह से बिलावल के और जरदारी फैमिलीज के टिकट एक अनजाने और अनदेखे अकाउंट से पेमेंट की जाती थी, बिल्कुल उसी तरह इन लोगों की भी पेमेंट अनजाने और अनदेखे अकाउंट से होती है। अच्छा मैडम, फिर ये बताइएगा ना कि आपकी जो अपोजिशन है, जो अब इस वक्त हुकूमत में मौजूद है, वो ये कहते हैं कि पिछले 3.5 साल 4 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये नैब के इदारे के जरिए से हमें बहुत ज्यादा विक्टिमाइज करने की कोशिश की है, और कहते हैं फिर अल्टरनेट हमें इंसाफ मिला जाके हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमात गए, लिहाजा इस इदारे को बनाया ही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए गया था, सियासी इंतकाम के लिए। और वो कहते हैं कि किसी एक भी रहनुमा को नैब के इदारे से सजा नहीं हो सकी, लिहाजा हम ये समझते हैं कि इस इदारे को खत्म कर दिया जाए। नैब ने इनको बुलाया और इनके ऊपर जो मुकदमा थे, मुझे सिर्फ किसी एक मुकदमे की ऐसी तारीख बता दें या कोई एक ऐसा केस बता दें जो इमरान खान रजीम में रजिस्टर्ड किया गया हो। क्या ये मुकदमात इन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर क्रॉस नहीं करवाए हुए थे? नवाज शरीफ हुकूमत में जरदारी पे पर्चे कराए गए थे, नैब में जरदारी दौर में नवाज शरीफ पे पर्चे करवाए गए थे, एप्लीकेशन आई हुई थी नैब में। हमारे दौर में तो एक भी केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ, तो तब भी जज यही थे, हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में भी यही बैठे थे, सुप्रीम कोर्ट में भी यही थे, कुछ थोड़ी बहुत अपग्रेडेशन हुई होगी, बाकी तो यही हज़रात थे। आखिर वो कौन सी अनदेखी ताकतें हैं जो इनको इंसाफ करने से रोकती रही? आखिर ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने नवाज शरीफ को बाहर जाने के लिए
बिल्कुल ग्रीन सिग्नल दे दिया। और वो साहब, मैं इन पे हैरान हूँ, ये शहबाज शरीफ साहब जिनकी कमर का दर्द इनको खड़ा नहीं रहने देता, और गुजरांवाला के जलसे में ये एक पहलवान को नीचे ढा के दिखा रहे थे पब्लिक को। मतलब ये एक तमाचा नहीं है, ये एक थप्पड़ नहीं है हमारे इंसाफ करने वाले इदारों के मुंह के ऊपर, ये हम जैसी आवाम के मुंह पे एक थप्पड़ नहीं है कि जो एक आदमी कमर के दर्द का मरीज है वो एक पहलवान को पूरा उल्टा ढा के दिखा रहा है और वो हंस रहे हैं। मतलब ये किसके ऊपर कह के लगा रहे हैं? तो मैडम फिर कौन है, वो कौन है जिसके बारे में आप सवाल कर रही हैं? मैं भी ये सवाल कर रहा हूँ, आवाम भी ये जानना चाहती है, वो कौन है फिर जो 3-3 साल मुकदमा चलते हैं, साद रफीक का मामला हो, शाह खान अब्बासी का मामला हो या किसी और का, उनको सजा नहीं होती मैडम? नहीं, सब ढूंढ रहे हैं उस शख्स को, तो आप भी ढूंढ रहे हैं, हम भी ढूंढ रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं। जाहिर बात है जो कोई भी है पसे पर्दा है, जो दिखाई भी ना दे, जो नजर भी आ रहा है, वो सबको पता है। लेकिन ये कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हालात उस नहज तक ना जाएं जिस नहज तक हमारे और आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए बात। तो फिर आप क्या समझती हैं कि अब तो बिल तो पास हो गया, ज्वाइंट सेशन था पार्लियामेंट का, उसने पास किया, अवान बाला से अवान ज़ेरी से भी सदर मुमलिकत को दस्तखत नहीं भी करते फिर भी वो कानून का हिस्सा तो बन जाएगा। तो आप लोग जिस तरह जदोजहद कर रहे थे, अगर पार्लियामेंट उसको मंजूर करती है, उसके ऊपर स्टैंप लगा देती है, फिर किस तरह से रिवाइज करेंगे? आवाम तो पहले ही अपने चूल्हे और हांडी के चक्कर में लगे हुए मैडम। मैं समझती हूँ कि इस वक्त आवाम के अंदर कम से कम इतना शऊर आ गया कि हांडी चूल्हे के अलावा भी अगर उनको अपने हक के लिए बाहर निकलना पड़ा इस वक्त, तो मुझे लगता है कि शायद अगर थोड़ा सा कंट्रोल किया हुआ ना इस अवामी हजूम को, इस मजमे को, इस क्राउड को, जो कि बड़ा वेल अवेयर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इनको अकल नहीं है, इनको समझ नहीं है, लेकिन मैं आपको कहती हूँ इस वक्त बच्चा इतना बाशऊर हो गया। अगर ये सारी चीजें इसी तरह चलती रही, मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं आपको वार्न कर रही हूँ, मैं सबको बता रही हूँ कि अगर इसी तरह हालात रहे तो खुदा ना खासा यहाँ श्रीलंकन मॉडल आएगा, क्योंकि उसके बगैर फिर गुजारा नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहतरमा तंजील इमरान साहब, आपने वक्त दिया। जिस तरफ आप निशानदेही कर रही हैं वो तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। अगर इस तरफ हालात जाते हैं तो फिर तो मामला दूसरी तरफ चला जाएगा और मुल्क जो है वो दिवाली की तरफ जा सकता है। खुदा ना करे कि पाकिस्तान में ऐसे हालात हो कि मुल्क दिवाली की तरफ जाए। पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल और दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि इस वक्त आवाम पिस रहे हैं महंगाई के हाथों में। इस वक्त लोग जो हैं वो बिल्कुल पेट्रोल की कीमतों से, डीजल की कीमतों से, खाद की कीमतों से बुरी तरह से परेशान है। एहतजाज किए जा रहे हैं, बनीगाला के बाहर भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। असातिज़ा जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से वहाँ पहुँचे और दूसरा दिन आज वहाँ एहतजाज का सिलसिला जारी है और वो ये कह रहे हैं जनाब कि हमारा जो इडहाकिज़म का सिस्टम था अब हमें मुस्तकिल किया जाए, तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, क्योंकि PTI की जो हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है, उन्होंने उनसे बहुत सारे वादे वईद कर रखे थे, लेकिन उन वादों पर किसी तरह से अमल नहीं हो पा रहा। अब देखना यह है कि बनीगाला के बाद जो मौजूद इस वक्त एहतजाज है, अभी भी मुजाहिरीन वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, उनके क्या मुतालबात हैं, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बनीगाला के बाहर खैबर पख्तूनख्वा के ढाक असातिज़ा का एहतजाज जारी था और अभी ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि उस एहतजाज को ख़त्म कर दिया गया है। आज उस वक्त बड़ी अजीब सी सूरत हाल थी जब एजाज चौधरी, असद उमर और शीर मज़ारी की गाड़ियों को रोका गया और मुजाहिरीन ने बनीगाला में इमरान खान की रिहाइशगाह में घुसने की कोशिश भी की, जिसकी फुटेज आप इस वक्त स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इस सारे मामले में उनके मुतालबात थे क्या और क्या वजूहात थी कि मुजाहिरीन इतने बिफर गए कि उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के अंदर घुसने की कोशिश की? खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इससे पहले भी बहुत सारे मामलात पर मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए हैं। आज मुज़ाकरात अभी ये बताया जा रहा है कि कामयाब हो चुके हैं और उनके मुतालबात को तस्लीम भी किया गया है। अब मामला यह है कि यहाँ तक बात पहुँची क्यों? अगर खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को वहीं पर रख कर हल कर लिया जाता तो ज़्यादा बेहतर ना होता। इस सारे मामले पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब अवैस कियानी साहब। बहुत शुक्रिया अवैस साहब ने वक्त दिया। अवैस, ये बताइएगा कि अभी सुनने में ये आ रहा है कि एहतजाज ख़त्म हो गया है, क्या मुतालबात थे और क्यों ये लोग इकट्ठे हुए बनीगाला के बाहर? 2 दिन उन्होंने धरना भी दिया और कहा जा रहा है कि चेयरमैन PTI इमरान खान के घर में घुसने की कोशिश भी की गई। देखिए, बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जो असातिज़ा कराम है उनका माशरे में जो है एक बड़ा मकाम है, लेकिन ये कोई 5800 से ज़ायद जो सरकारी जो टीचर्स थे, जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज थे KP की गवर्नमेंट के, ये अरसा दराज से
अपने हकूक के लिए सरापा एहतजाज थे, तगदो कर रहे थे, और इनकी एक बड़ी जो है एक जदोजहद रही है। और जितने भी जो वहाँ के जो कैबिनेट थी केपीके की, उसके बाद जो एजुकेशन मिनिस्ट्री थी, सीएम केपीके थे, हर तकरीबन उन्होंने जो है दरवाजा खटखटाया, लेकिन एट दी एंड जो है वो अपने हकूक के लिए जो है असातिज़ा इकराम जो है केपीके से चल के यहाँ पर आए और 2 दिनों से यहाँ पर बैठे रहे। और मैं आपको बताऊं कि बहुत जेन्युइन किस्म के इनके जो है मुतालबात थे। ये कोई बड़ी डिमांड्स नहीं कर रहे थे, ये बेसिकली ये बात कर रहे थे कि जो इनके जो एम्प्लॉयमेंट के हवाले से जो मामलात थे, जिसको सीपी एक एक्ट भी लगाया गया था जिसमें इनकी पेंशन्स को कट लगाने के हवाले से जो एक्ट जो कानून आया था, ये तमाम तर मामलात थे। फिर इनके जो जो कंट्रेक्चुअल जो इनका स्टेटस था उनको रेगुलर करने के हवाले से इनके मुतालबात थे। ये तमाम तर चीजें थी, तनख्वाहों के और अलाउंसेस के, ये तमाम तर मामलात जो हैं बहुत बुनियादी इनके जो है नुकात जो हमने भी पढ़े हैं, इनके मुतालबात थे जिनको नहीं माना जा रहा था। और बिल आखिर यह असातिज़ा इकराम जो है बनीगाला आए और यहाँ पर सिर्फ ये मेल टीचर्स नहीं थे बल्कि इनके साथ फीमेल टीचर्स भी जो है वो केपीके से यहाँ पर बनीगाला पहुंचे थे। अच्छा, वैसे ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि बुनियादी इनके जो मुतालबात थे अब उनको तस्लीम भी कर लिया गया है। एडहॉक का एक अपना तरीकाकार है, आर्जी जो तैनातियां होती हैं उसमें तो कॉन्ट्रैक्ट में बाकायदा से लिखा जाता है कितने अरसे के लिए आप तैनात होंगे। तो क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है कि पहले आप एडहॉक पे होंगे फिर आपको मुस्तकिल किया जाएगा, वो तमाम मराद मिलेंगे? क्योंकि इससे पहले भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान में भी और आज़ाद कश्मीर में भी और बहुत सी दूसरी जगहों पे जब इस तरह के मामलात होते हैं तो फिर वो हुकूमत ये कहती है कि अब ब्लैकमेल करने की सूरत हाल में है। जब से इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही 1 साल का या 2 साल का था और कॉन्ट्रैक्ट अगर रिन्यू नहीं होता तो इसका मतलब है कि आपकी जॉब खत्म हो जाएगी। यहाँ क्या सूरत हाल थी? मैं आपको बताता हूँ, जब इनका ये सिलसिला होता है कि जब ये कॉन्ट्रैक्चुअल पे आते हैं, इनका जो स्टेटस था उसमें एक अरसे एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद ये रेगुलर हो जाते हैं। और ये पंजाब में भी है और तमाम जो है सूबों में ये चीज एग्जिस्ट करती है कि एक प्रोसेस होता है जब कॉन्ट्रैक्चुअल, जिसको हम आम जबान में आपके व्यूअर्स को बताएं कि जो कच्चा मुलाजिम होता है जब वो पक्का हो जाता है, तो ये वही सिलसिला था कि एक टाइम पीरियड होता है कॉन्ट्रैक्चुअल का और उसके बाद जो महकमाना कार्रवाई के बाद उनके तमाम जो रिकॉर्ड देखने के बाद उनको रेगुलर किया जाता है। ये चीज एग्जिस्ट करती थी, लेकिन जाहिर सी बात है अब इसमें जो सबसे अहम जो चीज थी जो सीपी फंड के हवाले से थी, उसमें बेसिकली ये था कि इनको पेंशन और ग्रेजुएटी चीजें नहीं मिलेंगी। ये एक्ट 2022 में जो है मंजूर करवाया गया, लागू करवाया गया, जिसका इतलाक 2018 से पहले के जो एम्प्लॉयज थे उन पर जो है ये जो है इम्प्लीमेंट होने जा रहा था, जिसकी वजह से ये लोग निकले बाहर। और यकीनी तौर पर अब जो टीचर्स हैं, ये एक चीज एग्जिस्ट करती थी जब इन लोगों ने, इनकी जब यूनियन थी, उन्होंने जब ये आवाज उठाई तो उनकी क़यादत के खिलाफ भी जो है उनकी जो महकमाना जो नोटिस और जो उनके खिलाफ जो कार्रवाई अमल में लाएगी, ये तमाम तर प्रोसेस हुआ है। अब सिलसिला ये है, आप थोड़ा सा मुझे टाइम दें, तो जब ये इनके जो ये जो मुतालबात थे जब केपीके गवर्नमेंट ने नहीं माने, तो यहाँ पर जब बनीगाला आए तो असातिज़ा इकराम कहते हैं कि जब उनका एक वक्त ऊपर खान से मिलने, इमरान खान से मिलने गया, तो इमरान खान ने उनको कहा कि मैं कोई बादशाह नहीं हूँ, आपका केपीके का मामला है, आप वहां पर जाके सॉर्ट आउट करें। तो एक दफा उनको एक मतलब के कॉल दी गई, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा शिद्दत में आई, जिसके बायस सीएम जो जीबी है और जो साबका जो मिनिस्टर्स हैं, शीरी मजारी और दीगर जितने भी जो तहरीक इंसाफ के पीटीआई के कमेटी के जो थे नुमाइंदे थे, उनकी गाड़ियां, उनके रास्ता रोका गया, तमाम तर मामलात हुए और ये हाइप क्रिएट हुई। यकीनी तौर पर देखें, एक माशरे में असातिज़ा इकराम जब प्रोटेस्ट करते हैं तो वो प्रोटेस्ट दूसरी सिविल सोसाइटी जो भी कोई और सेक्टर कर रहा होता है तो उससे ज्यादा उसको अहमियत इस वजह से दी जाती है कि यही वो लोग होते हैं जो कि मुस्तकबिल के मामार होते हैं। और ये अच्छा, बस फिर मामला तय कैसे पाया? जब इश्तियाल अंगेजी हुई, गाड़ियां रोकी गई, इमरान खान साहब ने एक उसूली बात की कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से सामने सारे मुतालबात रखे जाएं, तो फिर मामला सॉर्ट आउट कैसे हुआ? अब मैं बताता हूँ आपको, इसमें एक कमेटी बनी है, अली मोहम्मद खान और मुराद सईद के अभी जो रिटर्न
एग्रीमेंट जो हुआ है उनके साथ ये मुआहदा तय पाया है, उनके दस्तखत हुए हैं। फिर इनका एक टीम जो है ज़ादा इकराम की वो बैठी हुई थी पेशावर में, और सुबह उनके साथ भी जो है वो एक नशिस्त होगी जिसमें वो जो सीपी फंड के हवाले से जो एक जो मुतालबा था उस हवाले से उनकी कल वज़ीर आला केपी के, एजुकेशन मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर उनके साथ जो है एक सिटिंग होगी, वहां पर भी जो है डिस्कस होंगे। जो दीगर जो 4 जो मुतालबात थे जिसमें डे फर्स्ट से जो इनकी जो अपॉइंटमेंट थी और सीनियरिटी के जो मामला थे वो तमाम जो है वो टेकअप कर दिए गए हैं। उसको जो है एग्री हो गई है पीटीआई गवर्नमेंट कि हम आपको इसमें जो है आपको हम देंगे, आपके मुतालबात जो है वो मानेंगे। तो ये तमाम तर मामला थे, जिसके बाद अब बनीगाला में जो है जो प्रोटेस्ट जो वहाँ पर बैठे हुए थे मुजाहिरीन, अब वो वापस जो है केपीके को लौट रहे हैं। और अच्छा, वैसे इनकी तादाद कितनी थी? खातीन भी सुना है यहाँ पर मौजूद थी और मर्द असातिज़ा तो मौजूद थी। जो 5800 के करीब बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है सरकारी जो असातिज़ा इकराम जो केपीके के थे वो यहाँ पर मौजूद थे, और इसमें 50% जो है वो इसमें खवातीन भी हैं, खवातीन भी इसमें शरीक थी। यहाँ पर खुद वो एग्जिस्ट बैठी हुई थी बारिश में बनीगाला के बाहर। और बिल आखिर चूंकि जमहूरियत है और उसके बाद इमरान खान को जब पता चला कि इतनी हाइप मिल रही है कि पीटीआई की जितनी भी जो लीडरशिप है, उन्हें जब देखा कि मामलात संजीदा हैं तो फिर इन असातिज़ा इकराम को सुना गया और एट दी एंड इनके मुतालबात को जो है वो माना गया है, एक रिटन एग्रीमेंट किया गया है। और आगे जो है असातिज़ा इकराम के लिए एक अच्छी खबर ये है कि अब इनको रेगुलराइज भी किया जाएगा। सीनियरिटी के जो इनके जो इश्यूज आ रहे थे वो भी जो है टेकअप किए गए हैं, वो भी सेटल किए जाएंगे। और उसके बाद जो इन असातिज़ा इकराम के हवाले से जो महकमाना कार्रवाइयाँ जो हो रही थी इनके खिलाफ, जो चीजें जो केसेस पुटअप बनाए गए थे उनको भी वापस लेने पर आमादगी जाहिर की गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अवैस कियानी, आपने वक्त दिया। यकीनन पीटीआई की हुकूमत की जानिब से इस इक़दाम को ऐसे नहीं कहा जाएगा कि बिल आखिर उन्होंने इन मुजाहिरीन की बात को सुना, उनके मामलात को हल करने की कोशिश की और उसके ऊपर पेशरफ्त का आगाज़ हो चुका। और ये मामला अब जो धरने का था दूसरे दिन में दाखिल था, उसको तीसरे दिन में दाखिल होने से पहले ख़त्म कर दिया गया है। ये तो वो लोग हैं जो सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन एक एहतजाज घर घर में भी हो रहा है और वो एहतजाज है महंगाई के खिलाफ, डॉलर की बढ़ती कीमत के खिलाफ, रुपए की उस कदर में कमी के खिलाफ जो हर पाकिस्तानी को अफेक्ट कर रही है, चाहे वो छाबड़ी वाला हो, चाहे वो किसी गाड़ी में सफ़र करने वाला हो, चाहे वो किसी बड़े बिजनेस से मुताल्लिक हो, चाहे वो मुलाजमत पेशा इंसान हो। इस महंगाई के जिन ने हर आदमी को एहतजाज करने पर मजबूर कर दी है कि तेल की कीमतें जिस तरह से बढ़ी हैं, 233.89 रुपये की बुलंद बाला कीमत पर है। डॉलर भी अपने पर लगाकर ऊंची परवाज में है। मईशत का ये जो हाल है ये किस तरफ जाएगा, इस पर भी माहिर उमूर इक़्तिसादियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से बात करेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पेट्रोल की कीमत 233.89 रुपये और डीजल 263.31 की बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है। और IMF की शराइत के मुताबिक तमाम जो सब्सिडीज़ हैं वो ख़त्म की जा रही हैं, लेकिन IMF से प्रोग्राम अभी तक तय नहीं हो सका। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल साहब ये फरमाते हैं कि जो आलमी मालियाती फ़ंड है एक आध दिन में वो हमारा बहाल हो जाएगा और हमारे मामलात आगे की तरफ जाएंगे। डॉलर की कीमत भी जो है वो बुलंद तरीन सतह को छूकर कुछ वापस ज़रूर आई है, लेकिन रुपये की कदर में बतदरीज कमी होती जा रही है, जिसकी वजह से महंगाई का एक जो तूफ़ान है वो सर उठाए हुए है और लोग जो हैं वो मौजूदा हुकूमत की जानिब देख रहे हैं। और एक ही सवाल बार बार किया जा रहा है जिसका जवाब हम भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई के नाम पर जिस हुकूमत को तब्दील किया गया वो पीटीआई की हुकूमत थी और मौजूदा हुकूमत का ये दावा था कि साबका हुकूमत जिसको चेयर कर रहे थे जनाब मोहतरम इमरान खान साहब, उनकी नाअहली थी, उनकी बदइंतज़ामी थी, जिसकी वजह से मईशत का ये हाल हुआ। अब वो उनका ये कहना था कि हमारे पास तजर्बाकार लोग मौजूद हैं, हमने पहले से भी होमवर्क कर रखा है और जब हम हुकूमत में आएंगे तो हम इस गिरती हुई मईशत को बड़े अच्छे तरीके से टेक ऑफ करने की पोजीशन में होंगे। लेकिन जब से ये हुकूमत आई है तब से ये देखा जा रहा है कि पेट्रोल की कीमतों में एक बार दो बार बल्कि 6 बार इजाफा हुआ। डॉलर की कीमत भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर गई। आटा चीनी की कीमतों ने भी लोगों का जीना दो भर कर दिया। घी की कीमतों में बेशुमार इजाफा हुआ है और लोग आप देख रहे हैं इस हुकूमत की जानिब
कि जिस वजह से और जिस बुनियाद पर हुकूमत को चेंज किया गया वो वजह तो शायद दबती चली जा रही है। इसका जवाब हासिल करने के लिए आज मैंने एक दफ़ा फिर तकलीफ़ दी है हमारे उमूर मशरत जनाब शाहिद हसन सिद्दीकी साहब को, तो तवे नसाजी के बावजूद उन्होंने वक्त दिया। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ डॉक्टर साहब बताइएगा कि क्या वजूहात हैं, पेट्रोल 233 रुपये और डीजल 263 रुपये, अभी कहा जा रहा है कि इससे ऊपर भी जाएगा, मईशत का पहिया कैसे चलेगा सर? महंगाई तो लगता है कि जिन बेकाबू होता जा रहा है और आवाम का तो भरकस निकल गया सर। बहुत शुक्रिया आपका, सारी बातें तो आपने खुद बता दी हैं। तो मैं तो आपसे सिर्फ यह करूंगा कि ये जो हुकूमत है इनका कहना ये है कि इमरान ने मईशत को तबाह किया, जो सही है। इमरान ने मईशत में बारूदी सुरंग बिछाई, ये भी सही है कि 28 फरवरी को उन्होंने IMF के साथ मुआहिदा तोड़ दिया। 28 फरवरी 2022 को, जो कि तहरीरी मुआहिदा था इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का IMF के साथ, उन्होंने तोड़ दिया उसको। उसका नतीजा ये हुआ कि जो $900 मिलियन की किस्त मिलनी थी वो नहीं मिली, और उसकी वजह से जो हमें चीन से और सऊदी अरब से पैसे मिलने थे वो भी नहीं मिले। नतीजतन रुपए की कदर गिरती चली गई और रिजर्व जो है वो गिरते चले गए। अब इस हुकूमत का कहना ये है अब जो कुछ हो रहा है वो उसके आफ्टर शॉक्स है। आफ्टर शॉक्स भी तो एक चीज होती है ना, ये तो इनका मौकफ हो गया। तस्वीर का दूसरा रुख भी है कि यहाँ तक तो मैं मानता हूँ कि वो तबाह बर्बाद करके गए थी PTI, और उन्होंने जो मुआहिदा तोड़ा वो पाकिस्तान के लिए तबाहकुन था, क्योंकि अगर वो मुआहिदा नहीं तोड़ते तो मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ तो माशी बहरान पैदा ही नहीं होता। इसलिए कि 900 अरब मिलियन डॉलर आपको मिल जाते IMF से, तो चीन आपको पैसे देने के लिए तैयार है, सऊदी अरब तैयार है, वो भी मिल जाते, तो बहरान पैदा नहीं होता, तो जो डिफॉल्ट और दिवालियापन की बातें हैं वो भी नहीं होती। ये तो एक पार्ट हो गया। अब सवाल जो पैदा हो रहा है वो ये है कि जिस दिन इमरान खान साहब रुखसत हुए वो उस वक्त 182 रुपए का डॉलर था, 182। अब आप बता रहे हैं जैसे 210 का है। तो ये जो 28 रुपए डॉलर गिरा, ये पाकिस्तान की हम डिफेंस नहीं कर पा रहे। और अगर आप कहते हैं पेट्रोल 84 रुपए बढ़ाया, तो वो IMF ने नहीं कहा था बढ़ाया, इसलिए कि अगर ये उस वक्त करते जबकि ये आए थे तो 182 रुपए का डॉलर था। अगर उस वक्त पेट्रोल की कीमतें होती तो 182 रुपए पर कन्वर्ट होती है ना इम्पोर्ट, अब वो 210 पे हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब मुख्तरम फिर ये बताइएगा कि फिर आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या जो बजट में जो खसारा है उसको पूरा करने के लिए कुछ मजीद टैक्सेस लगाए जाएंगे, उस तरफ जा रही है हुकूमत? जो है मजीद बोझ डालेगी आवाम के ऊपर? देखिए, दो चीजें, आवाम पर यकीनन बोझ पड़ेगा नया बजट में। उसके बाद जनवरी के बाद, जून के बाद से पेट्रोल फिर बढ़ेंगे पेट्रोल। लेकिन अगर आलमी मंडी में मुझे लगता है कि तेल की कीमतें शायद अगर थोड़ी बहुत कम हुई हैं और रुपया थोड़ा बहुत इंप्रूव होगा, क्योंकि आपको बाहर से पैसे मिलेंगे, 210 नहीं रहेगा, ये कम हो जाएगा, तो वहां से कुछ बचत होगी। लेकिन ये बिल्कुल वाज़ेह है कि आने वाले महीनों में महंगाई बढ़ेगी। हुकूमत को भी पता है, हमें भी पता है। अगर ये कहते नहीं बढ़ेगी तो झूठ बोलते हैं, जो भी अगर बोलता है। और डॉक्टर साहब मुख्तरन 1 मिनट है, आप ये बताइएगा कि फैटिव से जो हमें ग्रे से वाइट में जाने का जो प्रोसेस है कितनी बड़ी कामयाबी समझते हैं, और क्या ये मौजूदा हुकूमत की कामयाबी है या पिछली हुकूमत का इसमें कंट्रीब्यूशन है? देखिए, बात ये थी कि पहले तो आप ये समझ लें कि अभी उन्होंने ये कहा है कि जो आपने कहा है कि ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, हम आगे देखेंगे कि आपने क्या किया है, उसके बाद फैसला होगा। अच्छा। उन्होंने ये कहा, ये नहीं कह दिया कि आपको क्लियर कर दिया हमने। लेकिन इसमें जो क्रेडिट ले रहे हैं उसका एक ही जवाब है, उन्होंने हमारे ऊपर कुछ इल्जामात लगाए, सख्त इल्जामात लगाए, वो आपने तस्लीम कर लिए। उसको ठीक करने के लिए आपने टाइम मांगा, 6 दफे आपने उसकी एक्सटेंशन दिया। आखिर को उन्होंने कहा जी अब आपने कहा कि हमने सब ठीक कर दिया, तो आपने अपने इल्जामात धोए हैं, उसको चेंज किया है, तो उसमें क्रेडिट किस बात का लेना है, पहले तो ये बता दें। सही। ये तो उन्होंने नहीं कहा कि उन पर इल्जामात झूठे थे, वो तो आप कह रहे हैं हम इल्जामात सच्चे थे, हमने ठीक कर दिए, तो क्रेडिट तो होता नहीं है। और दूसरी बात ये थी कि लेकिन हमारी फौज ने, हमारी हुकूमत ने, हमारी सूबाई हुकूमतों ने, हमारी स्टेट बैंक ने, हमारी जो है वो FBR ने, हमारी SCCP ने और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने, फौज ने, सब ने किरदार अदा किया है, बिल्कुल किया है, उसकी वजह से ये हुआ। लेकिन इसमें क्रेडिट लेने की कोई बात नहीं है। इतने अरसे 3 साल आप रहे, और खतरा ये है कि आइंदा भी आ सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपने वक्त दिया। जिस तरफ आपने इशारा है कि यकीन इसमें तमाम वो शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का, इदारों का किरदार शामिल है कि हम फैटिव की ग्रे लिस्ट से निकल रहे हैं और अभी इस पर फैसला होना बाकी है। मज़ीद जो सूरत हाल है
पॉलिटिकली और इकोनॉमिक्स की जो सूरत हाल है उसमें अभी तक तो कोई बेहतरी की सूरत हाल और गुंजाइश नज़र नहीं आ रही, लेकिन दुआ ये करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में ये बजट पास हो जाए और IMF से जो हमारी डील है वो कन्फर्म हो जाए, ताकि हमारे रुपए को इस्तेहकाम मिले, हमारी मईशत को इस्तेहकाम मिले और फिर मामलात आगे की जानब बढ़ सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान गुफरान चौथाई को प्रोग्राम जवाब दो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।